हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन सॉइल यानी कि भारतीय मृदा। तो शुरू करते हैं। तो भारतीय मृदा में सबसे पहले आपको जानना है मिट्टी या मृदा होती क्या है। तो मिट्टी जो मृदा होती है वो खनिज यानी कि मिनरल्स का कंपोजिशन यानी कि संगठन होती है। तो खनिजों का मिश्रण या संगठन को हम मृदा के देते हैं। और इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं तो मोस्टली जो है वो सिलिका, ऑक्सीजन, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स जो हैं वो मृदा में पाए जाते हैं। तो सिलिकॉन, ऑक्सीजन, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब। फिर आगे चलते हैं। मृदा का निर्माण कैसे होता है तो अपरदन अपरदन नहीं सॉरी फॉर्मेशन कैसे होता है मृदा का तो बाई डिकम्पोजिशन एंड वेदरिंग ऑफ आउटर या अपर सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि ये जैसे अर्थ है आपकी, अर्थ की सबसे जो बाहर की जो परत ये दिखाई दे रही है तो इसको हम कह देते हैं भूप्रपर्टी यानी कि क्रस्ट। क्रस्ट के बाद जो दूसरी परत है इसको हमने मेंटल कह दिया, और लास्ट में जो जो बीच की परत है इसको हमने कोर कह दिया है। तो ये तो कोर है, फिर ये दूसरी मेंटल है, और सबसे ऊपर वाली क्रस्ट है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, तीन परतों में बांटा गया है। तो क्रस्ट को हमने हिंदी में भूप्रपर्टी कह दिया है। तो इसमें जो सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, तो उसका डिकम्पोजिशन और वेदरिंग जो होती है उसके द्वारा सॉइल का निर्माण होता है, यानी कि मिट्टी का निर्माण भूप्रपर्टी यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह के टूटने फूटने यानी कि डिकम्पोजिशन और वेदरिंग, वेदरिंग को कहते हैं अपरदन। तो इसके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। और मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से एजेंट सहायक होते हैं तो वेजिटेशन, एयर, वाटर, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। तो ये कंट्रीब्यूट्स करता है इन सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल को बनाने में मददगार कौन होता है, वेजिटेशन यानी कि वनस्पति, एयर यानी कि हवा, फिर पानी, क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं यानी कि वायुमंडलीय जो अवस्थाएं होती हैं वो भी एयर को बनाने में जिम्मेदार हो सॉइल को बनाने में जिम्मेदार होती हैं। फिर स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाता है तो पेडालॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कहलाता है। तो पूछ सकते हैं सॉइल की स्टडी क्या होता है तो पेडोलॉजी। अब मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। खनिज, मिट्टी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और ये किस लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ से देखते हैं मिट्टी में जो है टाइप्स ऑफ मिनरल्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। हम उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन के आधार पर देखते हैं, और दूसरा यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता के आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं वो खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्गेनिक होता है, दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को कह सकते हैं जैविक खनिज और इनऑर्गेनिक को कह सकते हैं अजैविक खनिज। जैविक खनिज जो होते हैं वो उनका सोर्स ट्री होता है, यानी कि वृक्षों से हमें प्राप्त होते हैं जैविक खनिज, और अजैविक खनिज हमें अदर दैन ट्री यानी कि वृक्षों के अलावा और अन्य सोर्स से यानी कि किसी अन्य स्रोत से हमें मिलते हैं। जबकि उपयोगिता के आधार पर हमने खनिजों को दो भागों में बांटा है, प्राइमरी खनिज यानी कि प्राइमरी मिनरल यानी कि प्राथमिक खनिज, और दूसरा है सेकेंडरी मिनरल यानी कि सेकेंडरी मिनरल को कहते हैं द्वितीयक खनिज या गौण खनिज। तो इसको क्ले मिनरल्स भी कह देते हैं या मिनरल ऑक्साइड भी कह देते हैं। तो इनमें ज़रूरी कौन सा किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है तो ये देख लेते हैं। तो प्राइमरी मिनरल जो होता है सॉइल में, प्राथमिक खनिज जो होता है उनको हम सिलिकेट्स कह देते हैं। और सिलिकेट्स जो होता है ये पेड़ पौधों के जीवन में कोई विशेष महत्व इस मृदा का नहीं है। तो पेड़ पौधों के जीवन में जो प्राइमरी मिनरल्स हैं इनका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं बताया गया है। और प्राइमरी खनिज का निर्माण जो है वो आग्नेय चट्टानों से हुआ है। प्राइमरी खनिज में सिलिकेट्स पाए जाते हैं। सिलिकेट्स में खासतौर से सिलिका और ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, और कम मात्रा में आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी पाया जाता है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है प्लांट्स की लाइफ को सस्टेन करने में, यानी कि उसके जीवन में। सेकेंडरी मिनरल्स जो होते हैं उनको हम क्ले मिनरल्स या फिर मिनरल ऑक्साइड भी कह देते हैं। तो क्ले मिनरल्स जो होते हैं या मिनरल ऑक्साइड जो होते हैं वो पौधों के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और ये मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं यानी कि उपजाऊ बनाते हैं। प्राथमिक चट्टानों के अपक्षय से बनते हैं, यानी कि जो प्राथमिक चट्टानें हैं उन्हीं के अपक्षय से सेकेंडरी मिनरल का निर्माण होता है। अब हम मिट्टी पे आ जाते हैं। तो मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं तो टेक्सचर यानी कि कणों के आधार पर हम देखते हैं सबसे पहले, फिर ICAR के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो कणों के जो आकार है उसके आधार पर, तो कणों के आधार पर मिट्टी को हमने तीन भागों में बांटा है, सैंड, सिल्ट, क्ले। सैंड को कहते हैं बालू, सिल्ट को कहते हैं गाद या सिल्ट, और क्ले को कहते हैं चिकनी मिट्टी यानी कि मृत्तिका। तो कणों के आधार पर यानी कि टेक्सचर यानी कि कणों के आधार पर हमने ये तीन भाग देखे, सैंड, सिल्ट, क्ले। तो सैंड का जो आकार होता है आपने देखा ये सबसे बड़ा आकार दिखाया गया है, ये
कितना बड़ा साइज़ है। इसके जो कण होते हैं, इस मिट्टी के कण का आकार बड़ा होता है। फिर क्ले जो होता है, जिसे हम मृत्तिका कह रहे थे, तो इसके कणों का आकार बहुत ही ज़्यादा फाइन होता है। फाइन पार्टिकल्स यानी कि बहुत ज़्यादा सूक्ष्म कण पाए जाते हैं मिट्टी में। और सिल्ट जो होता है उसमें मिक्सचर होता है सैंड और क्ले का, दोनों के ही कण पाए जाते हैं। तो कणों के आधार पर हम क्या देख रहे हैं, कणों का आकार इसमें बड़ा होता है सैंड में। पोरोसिटी, जब कण का आकार बड़ा है तो इसमें अगर पानी जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, पानी को रोक नहीं पाएगी ये मिट्टी। तो सैरंध्रता जिसे कहते हैं वो ज़्यादा होती है। सैरंध्रता, पोरोसिटी, पोरोसिटी यानी कि इनके बीच में जो छेद हैं, यानी कि इनके बीच में जो गैप है वो ज़्यादा है, पोरोसिटी ज़्यादा है। पोरोसिटी को कहते हैं सैरंध्रता। तो सैरंध्रता ज़्यादा है, इसमें हाई पाई जाती है, इसीलिए इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी लो होती है, कम होती है, यानी कि पानी को रोकने की क्षमता कम होती है। पानी डालोगे तो वो नीचे बह जाएगा एकदम, तो पानी को रोकने की क्षमता कम होती है। इस वजह से इस मिट्टी में, सैंड में, हम क्या करते हैं, जिन फसलों के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है उसको उगाते हैं। जैसे कि मोटे दाने के अनाज जो होते हैं जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे बाजरा है, सरसों, फिर मक्का, दालें, चना, इन सबको में कम पानी की ज़रूरत होती है, तो रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। दैट्स वाई ये जो फसलें होती हैं उनके लिए हम सैंड मिट्टी का यूज़ करते हैं। यानी कि जो बलुई मिट्टी होती है, इसको हम हिंदी में बलुई मिट्टी कह सकते हैं, उनमें हम बाजरा, सरसों, मक्का, दाल, चना, इन सब की खेती करते हैं क्योंकि इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है। और सैंड में जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो कम होती है, पानी को रोकने की क्षमता कम होती है। फिर अगली बात करते हैं, यहाँ जो हमने अभी देखा बाजरा है, सरसों है, चना है, ये तीनों राजस्थान में ज़्यादा उगाते हैं क्योंकि राजस्थान में जो सॉइल का टाइप है वो सैंड टाइप की सॉइल पाई जाती है राजस्थान में ज़्यादातर। और इन तीनों को हम एक संग देखें तो बाजरा को, सरसों को, चनों को, तो इसको सिल्वर मिलेट्स कह देते हैं। तो सिल्वर मिलेट्स में क्या क्या आता है, एक तो बाजरा आता है, दूसरा सरसों आता है और तीसरा चना आता है। तो सिल्वर मिलेट्स में मक्का को नहीं गिना गया है, सिल्वर मिलेट्स में बाजरा, सरसों और चना को गिना गया है। उसके बाद क्ले सॉइल की बात हो रही है। तो क्ले का आकार आपने देखा कि यहाँ सबसे ज़्यादा सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, फाइन पार्टिकल्स। तो यहाँ से देख लेते हैं, पार्टिकल का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, सैरंध्रता कम होती है। जब पार्टिकल के साइज़ इतना छोटा है तो इसके बीच का में जो सैरंध्रता होगी यानी कि गैप वो कम होगा, तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी कि पानी को रोकने की क्षमता ज़्यादा होगी। पानी को ज़्यादा रोक लेगा तो जिसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है उन फसलों को यहाँ बोया जाएगा। तो क्रॉप्स यहाँ कौन कौन सी होती हैं, राइस या पैडी, धान जिसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, गन्ना, पटसन, जूट, तो जिसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है उनको हम क्ले सॉइल में उगाते हैं, जैसे कि धान, गन्ना, पटसन, जूट, तो इन सभी को। जबकि सिल्ट में जो बीच में जिनमें क्ले सॉइल और सैंड दोनों के कण का आकार पाया जाता है तो वो सिल्ट कहलाती है। और सिल्ट में हम गेहूँ, बार्ली ये सब उगा सकते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं एक और बार, सैंड में हम जो है वो सरसों, मक्का, दालें, चना और बाजरा ये सब उगाते हैं। क्ले सॉइल में जो है वो हम राइस यानी कि धान, गन्ना, पटसन, जूट ये सब उगाते हैं। सिल्ट में हम गेहूँ और बार्ली उगाते हैं। अब देखते हैं ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर और रिसर्च यानी कि कृषि अनुसंधान केंद्र ने जो मिट्टी है उसको ये 8 भागों में बांटा है, जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, पर्वतीय, मरुस्थलीय, दलदली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी। तो एक एक करके इसको देखते हैं अब। तो यहाँ से पहली मिट्टी हमारी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है, क्या क्या होता है इसमें, तो यहाँ से देखो, आप देख सकते हैं यहाँ से ये हिमनद से ये नदी निकलती है और यहाँ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, ये बे ऑफ बंगाल है। और यहाँ ये हिमनद है, हिमालय के हिमनद से ये निकलती है। तो जब नदी अपने शुरुआत में होती है तो यहाँ इसका ज़्यादा स्लोप होता है तो ये कटाव का कार्य करती है, यानी कि यहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल्स को या बड़े पार्टिकल्स को भी काट लाती है। काट के फिर ये यहाँ आ जाती है अपने मिडिल स्टेज पे। यहाँ तो ये यंग स्टेज है, यहाँ तो शुरुआत की है इसने, लेकिन इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, इस जगह से इस तक, तो यहाँ मिडिल स्टेज है, यहाँ ये जमाव का कार्य करती है। तो यह जमाव का कार्य करती है, तो यहीं आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी द्वारा जो लाए गए पदार्थ, कण होते हैं, नदी द्वारा जो भी कण लाए जाते हैं उसके जमाव द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ से दिया भी गया है, जलोढ़ का निर्माण नदी के कटाव और अवक्षेपण यानी कि जमाव गतिविधि से होता है। अब यहाँ से केवल हम हिमालय की नदी नहीं और भी देख सकते हैं, जैसे दक्षिण भारत की नदियाँ, ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये भी अपने वैसे तो यहाँ दक्षिण भारत में ये रॉक्स पाए जाते हैं,
लेकिन यहाँ से भी कटाव का कार्य होता है और जो मिट्टी होती है उसको यहाँ जमा कर दिया जाता है। तो भारत के इस पार्ट पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी देख लेते हैं आगे। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें लाइम यानी कि चूना, जिसको कैल्शियम कह सकते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर, फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश, इन सब की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। अब कैसे? लाइम यानी कि कैल्शियम यहाँ चट्टानों से या फिर काट कर ला रही है तो कैल्शियम पाया जाएगा, और फॉस्फोरिक एसिड काला नमक में पाया जाता है तो ये पाया जाएगा। चट्टान जहाँ पाई जाती है और पोटाश यानी कि पोटेशियम जरूर पाया जाता है। फिर यहाँ फॉस्फोरिक एसिड भी पाया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर पाया ही जाएगा। तो ये सब जलोढ़ मिट्टी में पाए जाएंगे, क्योंकि ये जो हिमनद से नदियाँ निकल रही हैं ये कहीं ना कहीं कटाव का कार्य कर रही हैं बीच में। तो ये कटाव के कार्य के कारण इसमें कैल्शियम है, फिर पोटाश है, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरिक एसिड जो काला नमक में सेंधा नमक जिसे कहते हैं उसमें पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों में ये जलोढ़ मिट्टी में ये सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अधिकता में इसकी काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है। लेकिन इंडिया जो है वो सब ट्रॉपिकल कंट्री है, सनरेज इसमें डायरेक्ट रहती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो इवापोरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा रहता है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो इंडिया की जितनी भी सॉइल है आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ट्रॉपिकल कंट्री का मतलब है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में रहता है। तो इंडिया कुछ इस तरह है, 23.5 डिग्री उसके बीचा बीच से गुजरती है। लेकिन हिमालय की उपस्थिति का कारण जो है इसका जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है यहाँ। और सॉइल के लिए बताया गया है NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो आइडियल अनुपात है वो 4:2:1 के अनुपात में हमें डालना चाहिए। लेकिन इंडिया में कैसे यूज़ होता है? कुछ इस तरह 8:1.5 के रेशियो में। तो अब हम जलोढ़ मिट्टी का थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में जैसे कि हमने देखा कि ये मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, नदी के कटाव और जमाव गतिविधि से होता है। जलोढ़ मिट्टी जो है दोमट या कछारी मिट्टी भी कह देते हैं इसको। 2 भागों में बांटा गया है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कह देते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कह देते हैं। तो बांगर और खादर का कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो हमने पहले देखा था कि मिट्टी को कणों के आधार पर 3 भागों में बांटा था हमने, सैंड में, सिल्ट में और क्ले में। तो जलोढ़ मिट्टी में किस तरह के पार्टिकल्स पाए जाएंगे? सैंड वाले, सिल्ट वाले या क्ले वाले? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसकी रचना तीनों तरह के पार्टिकल्स से हुई है, यानी कि सैंड भी है, सिल्ट भी है, क्ले भी है, जिसकी परसेंटेज 40, 20 और 40 है। यानी कि सैंड और मृत्तिका के 40% और सिल्ट के 20% पार्टिकल्स यहाँ पाए जाते हैं। तो जिसमें इस तरह के तीनों पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं वो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को हम दोमट मिट्टी भी कह देते हैं, यानी कि कह सकते हैं दोमट मिट्टी में ये तीनों तरह के पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले के। और इसको कछारी मिट्टी भी कह रहे हैं। दोमट मिट्टी को हम कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी। आगे देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है जो भारत के उत्तर भारतीय मैदान यानी कि उत्तर भारतीय जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है उसमें, और दक्षिण भारत में यानी दक्षिण भारत यानी कि प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके जल निकासी बेसिन के पूरे हिस्से को कवर करती है। तो इसके मैप को देख लेते हैं तब समझ में आएगा।